हाय स्टूडेंट्स, एजुकेशन गुरु के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 10वीं क्लास के एनसीईआरटी मैथ के प्रश्नावली 6.2 के प्रॉब्लम्स को सोल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास प्रश्नावली 6.2 का छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न क्या कहता है, देखिए, एक आकृति दी हुई है और उस आकृति में कुछ शर्त का भी जिक्र है। देखते हैं। आकृति में क्रमशः OP, OQ और OR पर, ठीक है ना, यहाँ देखिए OP पर A बिंदु है, OQ पर B बिंदु है और OR पर C बिंदु है, लेकिन किस प्रकार से है यहाँ शो किया हुआ है AB पैरेलल PQ, मतलब AB PQ के समानांतर है। देखते हैं, ये जो लाइन है AB वो किसके समानांतर है, PQ के। ठीक है, अब आप एक त्रिभुज देखो यहाँ पर पलटा हुआ, ठीक है ना, यहाँ पर OPQ, ठीक है ना, वो शीर्ष होगा क्योंकि ये भुजा इसके समानांतर है, तो ये दोनों, ये इस त्रिभुज का बेस बन गया, आधार बन गया। तो OPQ में हमें AB जो है वो समानांतर है किसके, PQ के। आगे बढ़ते हैं, AC समानांतर PR, ये भी शर्त दिया हुआ है। AC जो है इधर से वो PR के समानांतर है, ठीक है ना। पहले आप इस चीज़ को गौर से देखो, शर्त के अनुसार इसमें आप अंकित कर दो। अब उसके बाद जब हम एक एक शर्त के अनुसार चलेंगे तो फालतू चीज़ों को मिटा करके हम देखेंगे, मुझे आसान लगने लगेगा। ठीक है, AC समानांतर PR, तो दर्शाइए कि BC समानांतर QR। मैंने कहा था जिसे सिद्ध करना होगा उसमें आप पैरेलल का संकेत मत दीजिएगा। BC QR के समानांतर है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि BC QR एक त्रिभुज में आ रहा है OQR में। अब बताओ, ये लाइन समानांतर कब होगी, जब ये इसके और ये इसके बराबर अनुपात में होगा। तो चलिए शर्त के अनुसार चलते हैं। यहाँ सबसे पहले हम AB समानांतर PQ में जाते हैं और फालतू चीज़ों को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है ना। देखते हैं, AB समानांतर PQ, तो AB और PQ जो है वो किस त्रिभुज का भाग है, उस त्रिभुज का नाम है OPQ। तो चलिए बाकी चीज़ों को हम यहाँ से अभी हटा ही देते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ों को हटा करके हम इसको आसानी से देख सकते हैं। देख लो, अब इस त्रिभुज को अगर हम ऐसे देखेंगे, ठीक है ना, थोड़े देर के लिए इसको देखिए। अगर मैं सीधा कर दूं तो ये त्रिभुज मुझे ऐसे दिखाई देगा, OP, यहाँ पर Q और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, A और B, ठीक है ना। क्योंकि अब देख लो, AB समानांतर क्या है, PQ, AB समानांतर PQ। जब ये रेखा इसके समानांतर है तो एक रेशियो बनेगा OA बटा PA, OB तो बटे BQ बनेगा ना। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ शो करने वाले हैं। तो सबसे पहले उस त्रिभुज का नाम है ना, जिस त्रिभुज में ये समानांतर है, तो त्रिभुज का नाम आया OPQ। यहाँ से भी आप देख सकते हैं OPQ, और जब O शीर्ष है तो हम शीर्ष से उधर चलेंगे, शीर्ष से इधर बढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं, त्रिभुज OPQ में AB समानांतर है PQ के। ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि प्रश्न कह रहा है। प्रश्न कहा, प्रश्न के अनुसार हमें लेकर चल रहे हैं। तो इसलिए जब किसी त्रिभुज में कोई रेखा किसी भुजा के समानांतर हो जाए तो वहाँ पर एक प्रमेय लागू होता है जिसका हम जिक्र बार बार कर रहे हैं, थेल्स प्रमेय से। आइए शीर्ष से बेस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। OA तो बटा AP हो जाएगा, OA तो बटे AP, इधर OB तो बटे BQ। अब इसको हम पहला समीकरण, तो अब हम AC समानांतर PR जो देख रहे हैं वो किस त्रिभुज में देख रहे हैं, त्रिभुज यहाँ से पकड़ेंगे OPR में, ठीक है ना। तो चलिए फालतू चीज़ों को मिटा करके समझने की कोशिश करते हैं कि कितना आसान हो जाता है। यहाँ से देखिए, हमने इसको हटा दिया और अब आप फिर से देखो, जैसे उस त्रिभुज में वो इधर से उल्टा हुआ था तो वो उधर से उल्टा हुआ है। अब जो ये पिक्चर है, इस पिक्चर को हम
सीधा करके देखना चाहेंगे तो पिक्चर कुछ इस तरह के बन कर के आएगी। देखिए हम ले लेते हैं O, यहाँ पर P और यहाँ पर R। चूँकि OP के ऊपर A बिंदु था तो A यहाँ हो जाएगा और OR के ऊपर C बिंदु था और ये मिल गया और ये यहाँ पर पैरेलल था। तो देखिए ये पिक्चर ऐसे हो जाएगा। मैंने इसे आपके लिए आसान बनाने के लिए मैंने उस चीज़ को यहाँ ऐसे सीधा कर दिया है, ठीक है ना। आप उसमें देखिए या इसमें देखिए, आसानी से देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं। तथा त्रिभुज OPR में क्या दिखाई दे रहा है, AC जो है वो समानांतर है PR के। देखिए प्रश्न के अनुसार तो यहाँ पर भी लागू हो जाएगा कौन सा प्रमेय, थेल्स प्रमेय से। देखते हैं क्या होता है, OA बटा AP बराबर OC बटे CR। अब इसको हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं। अब आप देखो पहले समीकरण को और दूसरे समीकरण को, दोनों का लेफ़्ट साइड बराबर है। तो जब लेफ़्ट साइड बराबर है तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 से ये जो राइट साइड है वो बराबर होंगे, ठीक है ना। तो चलिए राइट साइड को बराबर करके लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 बराबर 2 से राइट साइड आया था OB बटे BQ और यहाँ पर दूसरे समीकरण का राइट साइड क्या आया है, OC बटे CR, ठीक है। अब आप देखो कि हम चले थे समांतर सिद्ध करने, लेकिन हम बनाते बनाते यहाँ तक पहुँच गए कि OB बटे BQ और OC बटे CR प्राप्त हुआ। अब ये OB बटे BQ और OC बटे CR पिक्चर में कहाँ है, ज़रा पिक्चर में ढूंढने की कोशिश करें, देखते हैं। OB बटे BQ OC बटे CR। तो चलिए फालतू चीज़ों को फिर मिटा देते हैं, इस बार ऊपर से ये सारी चीज़ें हट जाएंगी, ठीक है। और सिर्फ मतलब की बात लेकर के चले, देख रहे हैं ना। अब आप बताओ कि एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा आप लोग को बिल्कुल सीधा। इस बार आपको कॉपी को एडजस्ट नहीं करना है। OQR में हमें एक रिलेशन मिला है, क्या मिला है, OB बटे BQ। देखो OB बटे BQ और OC बटे CR। बेसिक में मैंने आपको समझाया था कि जब किसी त्रिभुज में किसी रेखा के कारण दो भुजाएं समान अनुपात में बटे तो यह रेखा समानांतर हो जाएगी किसके, अपने सामने वाली भुजा के। तो आप देखो कि ये परिणाम इस पर लागू हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे कि थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम से मतलब BC पैरेलल होगा किसके, QR के। ये मैंने फिर से साबित कर दिया। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग 8वें प्रश्न के ऊपर आ गए हैं। तो 8वां प्रश्न क्या कहता है, देखिए प्रमेय 6.2 का प्रयोग करके। मैंने अभी आपको बताया कि प्रमेय 6.2 का मतलब थेल्स प्रमेय का विलोम। तो इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि थेल्स प्रमेय के विलोम का प्रयोग करते हुए, ठीक है ना। जब बोर्ड की परीक्षा में प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए लिखे, ठीक है, तो उसका मतलब भी थेल्स प्रमेय का विलोम ही होगा। या हो सकता है कि ये चीज़ हटाकर डायरेक्ट लिख दे कि थेल्स प्रमेय के विलोम का प्रयोग करके, या फिर आधारभूत आनुपातिकता के विलोम का प्रयोग करते हुए, ठीक है, साबित करें कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को। 7वें प्रश्न में एक भुजा का मध्य बिंदु दिया हुआ था। इस बार आपको कल्पना करना है, ठीक है ना। आप जो भी चित्र बनाओगे, जिस त्रिभुज का भी चित्र बनाओगे, उसमें दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाना होगा, ठीक है ना। प्रश्न में कह रहा है कि इन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को ज़रा सा देखते हैं चित्र में जाकर के। यदि हम इस त्रिभुज को ABC से डिफाइन करें और दो भुजाओं के, तो चलिए दो भुजा हम इसको मान ले रहे हैं, पहला और ये दूसरा, और ये हमारा तीसरा भुजा। इसका मध्य बिंदु मान लो कि यहाँ पर है P और इसका मध्य बिंदु मान लीजिए कि यहाँ पर है Q, और इसको मिला दिया जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न के अनुसार P AB का मध्य बिंदु है, मतलब ये हुआ कि ये वाला पार्ट्स इसके बराबर है, ठीक है ना, और ये वाला पार्ट इसके भी बराबर है।
क्यों बराबर है? क्योंकि P AB का मध्य बिंदु है। तो इसका गणितीय रूप क्या होगा कि AP जो है वो BP के बराबर होगा। और यदि Q AC का मध्य बिंदु है तो इसका गणितीय परिणाम क्या निकलेगा कि AQ CQ के बराबर है। ठीक है, तो साबित क्या करना है कि ये जो रेखा प्राप्त हुई, मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा प्राप्त हुई PQ, वो तीसरी भुजा कौन है? BC, इसके समानांतर होगी। मैंने आपको कहा था कि जिसे साबित करना होता है उसको पिक्चर में शो नहीं करना है। ठीक है, PQ BC के समानांतर सिद्ध करना है। दिया होता तो इसको भी हम समानांतर शो कर देते। ठीक है ना। सॉल्यूशन। अब देखिए हम लोग इसको फिर से, चूँकि प्रश्न में किसी त्रिभुज का नामकरण नहीं है, यहाँ पर हमने इसका नामकरण किया। ठीक है ना, तो फिर से हम इसको उसी अंदाज में लिखेंगे। मान लिया त्रिभुज ABC में P तथा Q, ठीक है ना, P तथा Q क्रमशः, लैंग्वेज के ऊपर ध्यान देंगे किस तरीके से लिखी जाती है। P तथा Q क्रमशः, अब P जो है किसका मध्य बिंदु है? AB, एवं Q किसका है? AC का। तो AC के मध्य बिंदु हैं। ठीक है ना, बस इतना ही दिया हुआ, ध्यान दो। किन्हीं दो भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, मतलब ABC में P और Q AB और AC के क्या हैं? मध्य बिंदु हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? PQ समानांतर BC। याद रखोगे, ये हमें प्रमाणित करके लाना है। लाओ, इसको कैसे लाते हो देखते हैं। प्रमाण में हम बस दो बातों को पकड़ने की कोशिश करें। P जो है AB का मध्य बिंदु है और Q जो है AC का मध्य बिंदु है। कि चूँकि P, AB का मध्य बिंदु है, जो प्रश्न में है उसी के अनुसार चल रहे हैं। चूँकि P AB का मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु होने का मतलब इसका गणितीय रूप क्या होगा कि AP जो होगा वो BP के बराबर होगा। गौर से देखो, P AB का मध्य बिंदु है तो AP BP के तो बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कल्पना करो कि यहाँ पर 1 से गुणा किया हुआ है, तो अगर हम इसको 1 को यहीं रखें तो गुणा वाला जो अंक होता है वो इस तरफ आकर के भाग के रूप में आ जाता है। तो कैसे इसको हम शो करेंगे? देखो, AP, तो यहाँ से BP जो है वो बटा के रूप में आ गया और यहाँ पर सिर्फ क्या बचा? 1 बचा। ठीक है ना, हम यहाँ पर 2, 3, 4, 5 नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ कितना लिख सकते हैं? 1, क्योंकि BP गुणे 1 जब होगा तो फिर से BP ही होगा। ठीक है ना, तो एक समीकरण मेरा आया AP बटे BP बराबर 1। अब गौर करना, तथा उधर से चलते हैं, Q, AC का मध्य बिंदु है। देखिए, प्रश्न की बातों के अनुसार हम चल रहे हैं। मध्य बिंदु है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि AQ जो है वो CQ के भी बराबर है। AQ जो है वो किसके बराबर है? CQ के बराबर। अब फिर जैसे हम BP गुणे 1 ले लिए थे तो यहाँ भी हम कल्पना करते हैं कि यह किसके साथ मल्टीप्लाई है? 1 के साथ। ठीक है, अब 1 यहीं पर रहे तो CQ फिर बटा में चल जाएगा, तो क्या हो गया? AQ बटे CQ बराबर क्या? 1। तो ये हमारा दूसरा समीकरण आ गया, ध्यान में रख। इसलिए इक्वेशन 1 बराबर 2 से, ठीक है, इक्वेशन 1 बराबर 2 से क्या निकला? AP बटे BP बराबर AQ बटे CQ। इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से या PQ जो होगा वो समानांतर होगा BC के। ठीक है ना, यही हमें प्रमाणित करना था। अब हम 9वां प्रश्न देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग प्रश्नावली 6.2 के 9वें और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल की तरफ आ गए हैं।
यह प्रश्न कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा है, इसलिए मैंने इसको VVI की श्रेणी में रखा है, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान देंगे कि यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। पहला तो थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के विलोम का सत्यापन आप पूरी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों प्रमेय बार बार रिपीट किए जाते हैं परीक्षाओं में। और इसके साथ अक्सर देखा गया है कि ये जो इस चैप्टर का 9वां और 10वां जो प्रश्न है वह भी कई बार पूछ चुका है। तो चलिए इस चीज़ को भी ध्यान से देखते हैं। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। इस बार देखिए आपको मानना नहीं है, ठीक है ना। जब आप लिखते थे मान लिया है, इस बार आपको दिया है करके लिखना है, क्योंकि प्रश्न में नामकरण आ चुका है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसकी दो भुजा समांतर हो और दो भुजाएं असमांतर हो। A B C और ये D। तो प्रश्न में क्या है? AB समानांतर DC, मतलब ये जो लाइन है इसके क्या है? पैरेलल है। बिल्कुल आसान है। मैंने कहा था ना कि प्रश्न में ही कई बातें छिपी होती हैं, बस प्रश्न के अनुसार आप चलिए, आप बिल्कुल परिणाम तक पहुंच जाओगे। तो देखो ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB जो है वो DC के समानांतर है। इसके विकर्ण, विकर्ण का मतलब इसको यहाँ से मिला दीजिए और इसको यहाँ से मिला दीजिए, तो ये इसका विकर्ण हो गया। दोनों O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक है। इसका नाम मैं O रख देता हूँ। तो इस आकृति के अनुसार हमें साबित क्या करना है? AO बटे BO, AO बटे BO और CO बटे DO, CO बटे DO। चलिए हम लोग थेल्स प्रमेय किसी चतुर्भुज में नहीं जानते हैं, थेल्स प्रमेय त्रिभुज के अंदर लागू होता है, ठीक है। तो हम एक विकर्ण से बनने वाले त्रिभुज की पहचान जरा करें। जैसे देख लो, अगर हम ADB को देखें, AD और B को देखें, ठीक है ना। तो अगर हम त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है ना, इसको ज़रा सा देखिए, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको भी आप दिमाग में से हटा लीजिए, ठीक है ना। थेल्स प्रमेय जो होगा वो किसी त्रिभुज में ही लागू होगा। और कब लागू होगा? जब कोई रेखा किसी भुजा के समांतर होगी। तो जाहिर सी बात है कि मुझे यहाँ पर रचना का सहारा लेना होगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको त्रिभुज मान लूँ तो इसके समानांतर कोई एक रेखा खींचनी होगी, ठीक है ना। और उसके लिए मुझे एक बिंदु यहाँ पर प्राप्त है। तो इसलिए अब हम पिक्चर को पूरा करके दिखाते हैं कि कैसे। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न की बातों को शो करते हैं। सॉल्यूशन दिया है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर DC है तथा विकर्ण, अब विकर्ण कौन कौन से हैं उसका जरा नामकरण करें। AC एवं BD परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। गौर से देखिए, मैंने प्रश्न की बातों को ही यहाँ पर शो कर दिया है। सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने के लिए तो ये बिल्कुल दे दिया है, देख लो ध्यान से। AO बटे BO बराबर CO बटे DO। इसके लिए हम एक रचना करेंगे जो AB या CD के समानांतर होगा, लेकिन वो O से होकर गुजरती होगी। तो अब यहाँ पर हम एक ऐसे लाइन खींच रहे हैं, इसका नामकरण कर रहे हैं EF, ठीक है। और ये जो लाइन है वो पैरेलल है किसके? AB के। AB के कहो चाहे CD के कहो, ठीक है। तो यहाँ पर हम रचना में उस चीज़ को शो करने वाले हैं।
ओ से होकर जाने वाली तथा AB के समांतर एक रेखा EF खींचा, अर्थात इस चीज़ को हम कह सकते हैं कि EF जो है वो समानांतर है किसके, AB के। ठीक है ना। O से होकर जाने वाली तथा AB के समांतर एक रेखा EF खींचा, अर्थात EF जो है वो AB के समानांतर है। EF AB के समानांतर है, न केवल AB के बल्कि EF अब किसके समानांतर हो जाएगा, DC के। अब आइए इसको प्रमाण से देखते हैं। प्रमाण, ठीक है। अब चूंकि थेल्स प्रमेय के अनुसार एक त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा को समान अनुपात में बांटती है, इस स्टेटमेंट को इस चतुर्भुज के अंतर्गत किसी त्रिभुज के अंदर देखने की कोशिश करें। ठीक है, तो एक त्रिभुज आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है, देखिए ADB, ठीक है, जिसमें EO जो है वो AB के समानांतर होगा। तो चलिए फालतू चीज़ों को यहाँ से हटा करके देखने की कोशिश करें। जैसे इन चीज़ों को यहाँ से हटा देते हैं। अब एक ये जो चीज़ है ये मुझे कन्फ्यूजन में डालेगा। अब देखिए है DAB जिसमें EO जो है समानांतर है कि नहीं। तो अब हम इसी चीज़ को प्रमाण में लिख रहे हैं कि चूँकि त्रिभुज DAB में क्या चीज़ है, देखिए EO समानांतर है किस चीज़ के, AB के। लेकिन यह प्रश्न से नहीं था बल्कि कौन चीज़ से है, रचना से है। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि थेल्स प्रमेय से। देखो बार बार इस चैप्टर में हमने यही चीज़ सीखा है कि यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखा किसी भुजा के समानांतर हो जाए तो वहाँ ये लागू होता है। तो थेल्स प्रमेय से DE बटे क्या हो जाएगा, EA, तो वहाँ हो जाएगा DO तो बटे OB। ठीक है ना। आप BO भी लिख सकते हैं। ये हमारा पहला इक्वेशन हुआ। अब पिक्चर को पूरा करके देखते हैं कि एक और कौन सी त्रिभुज हमें पकड़नी होगी। ये यहाँ पर ऐसे था, इसका नामकरण था C। यहाँ से ये विकर्ण ऐसे चला था, ठीक है ना, ऐसे, और ये ऐसे भी पूरा था, इसको हमने F कहा था। अब हम एक ऐसे त्रिभुज को लेना चाहेंगे जिसमें EO ही रहे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर EO AB के समानांतर था, तो अब EO जो है DC के समानांतर लेके चलेंगे, ठीक है ना। इधर से नहीं चलना है, बात समझ रहे हैं। केवल आपको ये देखना है कि ये जो रचना है इस भुजा के भी समांतर हो जाए और यह जो रचना है इस भुजा के भी समांतर हो जाए। मतलब इसको हमें कॉमन बनाना है, ठीक है ना। इस लाइन को कॉमन बना के चलना है। तो जब हम EO को AB के समानांतर दिखाते हैं तो उसके लिए DAB प्राप्त होता है, और जब हम EO को DC के समानांतर लेते हैं तो देखिए कौन सा त्रिभुज बन के आता है। यहाँ से ये ऐसे ख़त्म हो जाएगा, ध्यान दीजिए, देखो अब ये शो कर रहा है आपको, है ना। एक त्रिभुज मिला यहाँ पर, देखो ADC, ठीक है ना, और उसका शीर्ष जो है यहाँ पर है। क्योंकि ये रेखा इसके समानांतर है तो हम कह सकते हैं कि AE बटे DE, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या चल सकता है, AO तो बटे CO। और चूंकि इक्वेशन बराबर मुझे करना है तो जैसे यहाँ DE बटा EA है तो हम यहाँ पर आधार से शीर्ष की ओर चलेंगे, ठीक है ना। अपनी मर्जी, जैसे मुझे यहाँ पर साबित करना है। इक्वेशन को बराबर करने की स्थिति में आने के लिए हम जैसे जाना चाहें, बस यही ध्यान में रखना है कि एक तरफ से जैसे रिएक्ट करेंगे वैसे ही दूसरे तरफ से भी रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं पुनः त्रिभुज ADC में देखो क्या, EO जो है समानांतर है DC के, कहाँ से,
रचना से। ठीक है, तो यहाँ भी एक प्रमेय लागू हो जाएगा जिसका नाम है थेल्स प्रमेय। जैसे ही समानांतर हुआ थेल्स प्रमेय वहाँ पर लागू होगा। तो यहाँ पर अगर मैं शीर्ष से चलूँ ऐसे AE/DE, तो देखो यहाँ पर मान जो है पलट करके आएगा, फिर मुझे उसको सीधा करके देखना होगा। यहाँ पर आप बात को समझ लीजिए कि जब DE/EA है तो यहाँ पर हम आधार से ही शीर्ष की ओर चलेंगे। तो जब इधर आधार से शीर्ष की ओर चलेंगे तो वहाँ से ही चलेंगे हम, और अगर यहाँ से चलेंगे तो मुझे इस पर यहाँ से चलना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं थेल्स प्रमेय से DE/EA तो बराबर हो जाएगा क्या चीज़, CO तो बटा AO। अब हम इसको दूसरा समीकरण मानेंगे। देखिए ये दोनों समीकरण क्या हो गए, बराबर हो गए। ये दोनों इक्वेशन क्या हो गए, बराबर हो गए। क्यों बराबर हो गए, क्योंकि दोनों का लेफ्ट साइड जो है वो इक्वल है। अतः इक्वेशन 1/2 से, इक्वेशन 1/2 का मतलब है कि यहाँ पर DO तो बटा OB, ठीक है ना, इसको हम BO भी लिख सकते हैं। यहाँ देखो CO तो बटे क्या चीज़, AO। अब आपको देखना है कि क्या हम सिद्ध कर पाएँ कि नहीं कर पाएँ। सिद्ध क्या करना था, गौर से देखिए, AO यहाँ पर था, ठीक है ना, AO जो था वो यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, और DO जो है यहाँ पर होना चाहिए। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इसको यहाँ भेज देते हैं और इसको यहाँ भेज देते हैं। तो या करके इस चीज़ को हम लिख सकते हैं AO तो बटे इसको हम OB भी लिख सकते हैं या BO भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर हो गया CO तो बटे क्या चीज़, DO, और यही मुझे साबित करना था। तो स्टूडेंट्स अब हम चैप्टर के अंतिम हिस्से में आ चुके हैं, क्योंकि यह हमारा आखिरी प्रश्न है और यह प्रश्न है कि ABCD एक चतुर्भुज है, ठीक है। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO CO बटे DO के बराबर है। मतलब ये दिया हुआ है, कहा कि ABCD एक चतुर्भुज है और उसके विकर्ण ऐसे कटते हैं कि AO बटा BO और CO बटा DO का परिणाम देते हैं। साबित कीजिए कि ऐसा होने पर वह चतुर्भुज एक समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। चलिए इसका चित्र बना के देखते हैं। सबसे पहले हम एक चतुर्भुज बना लेंगे, ठीक है ना। देखने में तो यह समलंब जैसा ही लग रहा है, लेकिन जब तक मैं इसमें समानांतर का सिंबल न दूं तब तक ये सिर्फ चतुर्भुज है, ठीक है ना। तो हम इसको ABCD मान लेते हैं, ABC और ये D। ABCD एक चतुर्भुज है केवल। अब इस चतुर्भुज के विकर्ण जैसे यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये दोनों O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। और कैसे प्रतिच्छेद करते हैं, AO बटे BO, मतलब AO और बटे BO तथा CO बटे DO, CO बटे DO, ये इक्वल है। आप गौर से इस प्रश्न को देखिए तो ये 9वें प्रश्न का विलोम जैसा लगता है, ठीक है। 9वें प्रश्न में ये समानांतर दिया था, मतलब ये समलंब चतुर्भुज था और हमें आनुपातिक सिद्ध करना था, लेकिन यहाँ आनुपातिक दिया हुआ है और समलंब साबित करना है। समलंब साबित कब होगा, जब इस चतुर्भुज के ये दो भुजा क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। इसका मतलब कि समांतर कब होता है, जब भुजाएं आनुपातिक होती हैं। आनुपातिक हो तो समांतर होता है और समांतर हो तो आनुपातिक होता है। सॉल्यूशन दिया है, चूँकि यहाँ भी प्रश्न के अंदर सारी बातें आ चुकी हैं, इसीलिए हम यहाँ पर दिया है लिखेंगे। ABCD एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC तथा BD परस्पर O बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि, चीज़ को हम लिख लेते हैं
AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये दिया हुआ है। तो क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। अब देखो समलंब चतुर्भुज कैसे साबित होगा? समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं उसकी परिभाषा आप अपने दिमाग में रखोगे। समलंब चतुर्भुज का मतलब होता है, इसका गुण क्या कहता है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रेपेजियम। समलंब चतुर्भुज को ट्रेपेजियम अंग्रेजी में कहते हैं। तो ट्रेपेजियम का गुण क्या होता है? गुण कहता है कि जिसकी दो भुजाएं समांतर और दो भुजाएं असमांतर हो। ठीक है ना? ये दो भुजा जब हम समांतर साबित कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि यह जो चतुर्भुज है वो श्योर क्या होगा? समलंब चतुर्भुज होगा। इसके लिए मुझे फिर एक रचना करना होगा। रचना, हम यहाँ पर एक समानांतर रेखा खींचेंगे। उसमें हम लोग पूरा ले लिए थे, लेकिन इसमें हम सिर्फ एक ही छोटी सी लाइन खींचेंगे EO, और इसको इसके दिखाएंगे कि यह समानांतर है। या तो आप DC के समानांतर दिखाओ या तो AB के। यहाँ पर दोनों के समानांतर मत दिखा देना। अगर इसके भी और इसके भी समानांतर दिखा दोगे तो इसका मतलब कि आप इसको ऑटोमेटिक मान रहे हैं कि यह समांतर है। और जब यह समांतर है तो फिर आप इस प्रश्न को क्यों बना रहे हो? ये तो समलंब हो ही गया। तो हम सिर्फ क्या करेंगे कि रचना में EO समानांतर क्या खींचेंगे? DC। तो इसको लिखेंगे EO समानांतर DC खींचा। ठीक है? क्योंकि थेल्स प्रमेय किसी त्रिभुज में लागू होता है। ठीक है ना? तो हम त्रिभुज को पहचानने की कोशिश करें कि यहाँ पर जो EO है वो किस त्रिभुज में है। गौर करो, हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हमने रचना में मान लिया है कि EO DC के समानांतर है, और इसको हम साबित करेंगे कि EO AB के भी समानांतर है। ये लाइन इसके समानांतर है रचना से, लेकिन अब इसको हम प्रूव करेंगे कि EO जो है AB का भी समानांतर है। तो जब ये लाइन इसके भी समानांतर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक DC भी AB के समानांतर हो जाएगा, और जब ऐसा होगा तो ये समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रमाण। सबसे पहले हम उस त्रिभुज को पकड़ लेते हैं जिसमें हम थेल्स प्रमेय को लागू करने वाले हैं। जैसे ये लाइन इसके समानांतर है, तो इस लाइन के साथ बनने वाले त्रिभुज को हम रख लेते हैं, बाकी को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है ना? समझने के लिए इतना ऐसे किया जा रहा है। जब एक बार आपको समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो अब आपको मिटाना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप बिना मिटाए हुए ही आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है? त्रिभुज ADC में EO समानांतर है DC के, लेकिन ये प्रश्न से नहीं था, रचना से। ठीक है ना? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि थेल्स प्रमेय से। आप इसको आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से भी लिख सकते हैं। क्या निकल के आया? गौर करो, मैंने कहा था कि आप शीर्ष से आधार की ओर बढ़ेंगे तो इधर भी आपको शीर्ष से आधार की ओर चलना होगा, और अगर आप आधार से शीर्ष की ओर जा रहे हैं तो उस तरफ से भी आधार से शीर्ष की ओर चलना होगा। अब देखते हैं हम यहाँ से चल करके, क्यों, थोड़ा देर में। DE बटे EA बराबर CO तो बटे यहाँ पर AO, इसको हम पहला मान लेते हैं। अब हम प्रश्न के हिस्से को देखते हैं। देखिए अभी यहाँ पर प्रश्न का हिस्सा शामिल है। क्या हम लिखेंगे? किंतु प्रश्न से। ठीक है? प्रश्न से क्या दिया हुआ है? ध्यान दो, प्रश्न से दिया हुआ है कि AO बटा BO CO बटे DO के बराबर है। ठीक है ना? अब इसको इसके जैसा बनाने के लिए हम लोग AO को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे और DO को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। किस लिए? ताकि ये जो इक्वेशन है दूसरे इक्वेशन के बराबर हो जाए। तो चलिए देखते हैं इसका ट्रांसफॉर्मेशन करके। या हम यहाँ पर DO को यहाँ लाने वाले हैं, AO को यहाँ लाने वाले हैं। तो DO बटे क्या हो गया? BO, और यहाँ हो गया CO बटे AO। तो इसको अब हम लोग
सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। इस बात को गौर से देखिए, यहाँ जो है थेल्स प्रमेय से रचना के अनुसार ये समीकरण आया, ये जो समीकरण है रचना के अनुसार आया है, किंतु प्रश्न में हमारा क्या था, AO बटे BO CO बटे DO था, ठीक है ना। चूँकि अब यहाँ पर CO बटे AO है और यहाँ CO बटे DO है, तो ये तो इक्वेशन बराबर होगा नहीं। तो एक काम यहाँ करना है कि AO को यहाँ ला के रखना है और DO को यहाँ ला के रखना है। तो हमारा दूसरा समीकरण जो बना वो DO बटे BO बराबर CO बटे AO। तो इस स्थिति में दोनों इक्वेशन को देखिए, दोनों का राइट साइड बराबर है, तो यहाँ लेफ्ट साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखते हैं, इसलिए इक्वेशन 1 बराबर 2 से क्या, DE बटे EA बराबर DO तो बटे क्या चीज़, BO। देखते हैं चित्र में ये कैसे आया। चित्र इस तरीके से पूरा कर लेना है। फिर से यहाँ पर B था, ठीक है ना, इस तरीके से। अब गौर से देखिए, इस परिणाम को इस चित्र में ढूंढने की कोशिश कीजिए कि ये परिणाम हमें कहाँ पर और किस रूप में मिल रहा है और इसके कारण क्या प्राप्त होने वाला है। DE बटा EA, ठीक है। यहाँ देखिए DE बटा EA तो DO बटा BO है, DO बटा BO। इसका मतलब कि अब हम लोग एक नए त्रिभुज में आ चुके हैं। इस संबंध के अनुसार देख लो, ये ख़त्म हो गया और ये भी ख़त्म हो गया। अब बताओ कि कौन सी त्रिभुज आ गई। अब त्रिभुज है ADB और ये लाइन इसके समानांतर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये परिणाम क्या कह रहा है कि इस रेखा के कारण ही ये भुजा आनुपातिक हो रही हैं। तो इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक है ना, थेल्स प्रमेय का विलोम यहाँ लागू होगा कि इसी रेखा के कारण ये भुजा आनुपातिक हो रही हैं। तो ये जो रेखा है वो इस भुजा के समानांतर होगी, यानी EO जो है वो समानांतर होगा किसके, AB के। अब गौर करो, EO किसके समानांतर था। ध्यान से देखना, इस चीज़ को ऐसे मैं पूरा कर रहा हूँ। यहाँ पर C है, ठीक है। तो ये जो EO था वो किसके समानांतर था। अब चित्र को पूरा करके देखिए कि EO जो था वो DC के समानांतर था, ठीक है। लेकिन अभी जो प्रमाणित हो के आ रहा है कि EO AB के भी समानांतर हो गया। मतलब हम अब इसका सिंबल इसमें लगा सकते हैं कि EO जो है AB के भी समानांतर है। तो मतलब ये हुआ कि ये तीनों लाइन जो हैं एक दूसरे के समानांतर हैं। स्पष्टतः DC जो है वो AB के समानांतर है, ठीक है ना। DC जो है वो AB के समानांतर है, या आप कहो कि AB जो है वो DC के समानांतर है। और आप पढ़ चुके हो कि किसी चतुर्भुज में जब दो सम्मुख भुजा, सिर्फ दो सम्मुख भुजा समांतर हो तो यह चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होता है। तो क्या लिखेंगे कि इसलिए चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है और यही मुझे साबित करना था। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि 6.2 जो एक्सरसाइज था इसमें हमें थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के विलोम पर आधारित प्रश्नों को हल करना था। और इस तरह से अब ये जो एक्सपीरियंस निकल के आता है वो यह बताता है कि प्रश्नावली 6.2 में दो बातों को याद रखनी है। एक, थेल्स प्रमेय जो ये कहता है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा को समान अनुपात में बांटती है। मतलब अगर कहीं आप समांतर लाइन देखोगे, ठीक है, तो आप आनुपातिक दिखाओगे। और थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि जो रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजा को समान अनुपात में बांटती है वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो जाती है। यानी किसी त्रिभुज में जब आनुपातिक संबंध को पाओगे तो आप इस निष्कर्ष पर पहुंच जाना कि रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी, ठीक है। तो अब मिलते हैं नए वीडियो में एक नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।